जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने ये देखा था कि सर किस तरीके से चार्ज जो होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे हम लोग, प्लस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा गया है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा गया है। ओम्स लॉ के बेसिस पे जो ग्राफ के रिप्रेजेंट में जो क्वेश्चन आता है वो सारे हम लोग पढ़े हैं, टच किए हैं। प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल को टच किया है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं एक बार जरूर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे और पार्ट नंबर 1, 2, 3 देख लेंगे। चलिए अब हम लोग इस पार्ट नंबर 4 में शुरुआत करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि सर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है, सर एक इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट देता है। तो चलिए स्लाइड नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे कि सर अगर कोई भी करंट जो है अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर जा रही है, पास कर रही है, तो सर उस कंडक्टिंग मटेरियल में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसी इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो सबसे पहला इफेक्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है सर केमिकल इफेक्ट। ठीक है, अब रही बात सर ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें किसमें देखने को मिलेगा, जब हम लोग क्या करें इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी केमिकल वाले सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि सर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखना है तो हमें क्या करना होगा बच्चा, एक NaCl का सोल्यूशन लेना होगा। ठीक है, अब ये NaCl का सोल्यूशन लेना है तो हमें क्या करना होगा बच्चा, एक कंटेनर लेना है और इस कंटेनर के अंदर वाटर रख देना है। ठीक है, और इस वाटर के अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, क्या ऐड कर दिया जाए इसमें, सर इसमें एक कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया जाए। ठीक है, कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया जाए इसमें। ठीक है, तो इसमें एक कॉमन सॉल्ट ऐड कर दे रहे हैं जिसका नाम है बच्चा क्या, NaCl। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बन गया इस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम लोग, सर इस सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, और इस NaCl सॉल्यूशन में हमें क्या करना है सर, करंट प्रोवाइड कराना है, करंट पास कराना है। तो चलिए इसमें करंट पास करा देते हैं। ठीक है, करंट पास करा दिया गया। अब रही बात सर ये कि सर ये जो है ये वाली टर्म्स, ठीक है, ये बच्चा ये क्या है, ये से बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया सर, NaCl के अंदर, NaCl सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया है। ठीक है, ये बन गया सर इलेक्ट्रोड, इसको लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बच्चा एनोड, दूसरा होता है बच्चा कैथोड। ठीक है, अब ये जो एनोड और कैथोड है, तो जो एनोड वाला जो प्लेट होता है, ये एनोड वाला प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है और जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ सर कि जैसे हमने इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, NaCl के सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर दिया, तो होगा क्या कि सर इस बैटरी से करंट क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा और इस प्लेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस प्लेट के अंदर आएगा। अब होगा क्या सर जैसे ही करंट हम लोग क्या करते हैं सर, NaCl के अंदर डाल देते हैं, NaCl के सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने करंट प्रोवाइड करा दिया तो सर होगा क्या, यहां पे सर जैसे ही करंट इसके अंदर आता है तो सर ये जो NaCl सॉल्यूशन है, इस NaCl सॉल्यूशन क्या कर देगा बच्चा, इनके बॉन्ड को तोड़ देगा। जो NaCl का जो बॉन्ड है NaCl, इस NaCl के बॉन्ड को क्या कर देगा सर, ये तोड़ देगा, कौन, इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा बच्चा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो जो सबसे पहला जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, उस इफेक्ट का नाम क्या होगा सर, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। जो हमें सबसे पहला इफेक्ट देखने को मिल रहा, जैसे हमने करंट को पास कराया NaCl सॉल्यूशन में तो क्या मिला सर, फॉर्मेशन ऑफ आयंस मिला। और सर ये फॉर्मेशन ऑफ आयंस कौन सा है सर, ये Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, राइट। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जो हमें देखने को मिला इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने के बाद, ये जो फॉर्मेशन ऑफ आयन मिला, ये क्या है बच्चा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, और क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें, दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा सर,
जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किसी सोल्यूशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो सर इसमें से सर बबल्स निकलना स्टार्ट करता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स भी होता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ बबल्स किसके थ्रू हो रहा है, करंट के थ्रू हो रहा है, तो ये भी लिख देंगे सर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ठीक है, ये बबल्स जो मिल रहा है सर ये भी क्या है सर, ये भी इफेक्ट ही है, यानी कि सर ये भी हमारा क्या है सर, केमिकल इफेक्ट ही आता है। तीसरा सर क्या है सर, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है बच्चा कि सर जो मेटल्स होंगे, ठीक है, जो मेटल्स होंगे वो डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, अब ये जो मेटल्स हैं, जो ये फॉर्मेशन ऑफ आयंस हुआ है, ठीक है, इसमें जो मेटल वाला पार्ट है वो क्या होगा बच्चा, डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। अब रही बात है सर किस वाले इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, एनोड पे डिपॉजिट होगा कि कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो भाई जाहिर सी बात है सर अगर मेटल्स है तो पॉजिटिव आयंस है, तो ये जो Na+ है, ठीक है, ये कहां पे डिपॉजिट होंगे, कैथोड वाले प्लेट पे डिपॉजिट होंगे। ठीक है, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, किसमें, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब आप ओर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उस ओर के बारे में आपको बताया गया होगा कि सर किस तरीके से जो मेटल्स होते हैं वो कैथोड वाले प्लेट पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि मेटल डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स मिल रहा है, एंड आयंस की ब्रेक हो जा रही है, जो आयंस मिलने को देखने को मिल रही है, ये सारे चीज क्या है बच्चा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, जो कि आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। दूसरी बात मैग्नेटिक इफेक्ट, सर जब भी कोई भी कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने चारों तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं बच्चा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जितने मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये किसके थ्रू मिल रहा है सर, जब कोई भी करंट हम किसी भी कंडक्टर में पास करा रहे हैं, तो ये भी बच्चा क्या है सर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि ये भी क्या है सर, इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट आता है। जो तीसरा वाला जो है वो है बच्चा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर आप क्या करो, जब करंट मूव करेगा, सपोज कहते हैं सर ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, अगर करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, करंट मूव कर रहा है इस तरीके से, करंट मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो करंट जब मूव करता है तो ये कंडक्टर क्या हो जाता है, ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो सर ये जो गर्म वाला जो इफेक्ट दिख रहा है किसके द्वारा मिल रहा है सर, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। इस वाले इफेक्ट का नाम क्या है बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो भी बच्चा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इस इलेक्ट्रिक करंट में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे पहला इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट, जिसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो जो हमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस है, बबल्स का फॉर्मेशन, मेटल डिपॉजिट है, ये जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये इफेक्ट किसमें आते हैं, केमिकल इफेक्ट में आता है। दूसरा चीज है सर कि सर किसी भी कंडक्टर में अगर करंट मूव कर रहा है या फिर मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट अगर मूव करता है, ठीक है, तो वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है ये हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में सर ये कैसे पता चला कि सर कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है, सर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको करना क्या है सर, एक कंपास लेना है और इस कंपास में क्या होगा सर, एक डिफ्लेक्शन शो करने को दिखेगा। तो ये डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा है ये बताएगा सर कंडक्टर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। और हीटिंग इफेक्ट ये तो हम लोग पढ़ेंगे सर इसी वाले स्लाइड में कि किस तरीके से कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें देखने को मिल रहा है। तो बच्चा ये क्या है बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, ये क्या है बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमें इसी के बारे में पढ़ना है। अब क्या कह रहा है सर कि सर अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अब यहां देखेंगे सर, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो बच्चा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही क्या है बच्चा, करंट के क्या है, कैरियर है। ठीक है, करंट के कैरियर को क्या हम लोग बोलते हैं बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सर इसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसी कंडक्टर के अंदर क्या होगा बच्चा, एटम्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव आयंस या फिर एटम ही मान लेते हैं सर, इसके अंदर कई सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, तो ये जो है ये एटम्स हो गए। अब क्या होता है, अब क्या होगा बच्चा कि सर जैसे ही हम क्या करते हैं सर, इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव टर्म है, ये वाला निगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा, ठीक है, अब देखें सर जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन होगी करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट में होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस तरीके से मूव करेंगे। अब हुआ क्या कि सर जैसे ये इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो सर इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। क्योंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब क्या होगा कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये मूव कर रहे हैं तो इनके सामने क्या आ जा रहा है सर, एटम आ जा रहा है। ठीक है, और इस एटम के आने की वजह से क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या आ जाएगी सर, एक बाधा हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और बाधा देखने से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे इस एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो कोलिजन है, ठीक है, कोलिजन से क्या मिलेगा सर, जैसे ही कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा सर, एक फ्रिक्शनल फोर्स का नाम जनरेट हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। सर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है बच्चा, हीट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चा, हीट प्रोवाइड करता है। जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर आपके पास ये हैंड है, दोनों हैंड को आप, दोनों पाम को आप क्या करते हो, रब्ड करते हो एक दूसरे के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जब रब्ड किया जाता है तो सर इनके दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। और सर जब फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा तो क्या मिलेगा सर, हीट प्रोड्यूस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हीट मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है सर, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके वजह से हो रहा है सर, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। तो होता क्या है बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो इनके सामने जब एटम्स के बीच में जो कोलिजन आता है, तो कोलिजन के होने की वजह से क्या देखने को मिलता है सर, हीट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसी हीट के को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इस बार देख लेते हैं सर कि सर इसमें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हमें क्या लिखना होगा। जैसे कि यहां पे लिखा गया है कि सर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स हीट ड्यू टू हिंड्रेंस caused by the conductor to the flowing current। ठीक है, अब ये हिंड्रेंस आ रहा है, ये हिंड्रेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चा, ये प्रोवाइड कर रहा है सर एटम्स। ठीक है, किसको मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है द वर्क डन इन ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टू द करंट जनरेट हीट इन दैट कंडक्टर। अब जो हिंड्रेंस जो देखने को मिला है, इस हिंड्रेंस को हमें क्या करना, ओवरकम करना है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा सर, इस इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले टर्मिनल के पास आना है, यहां वाले सरफेस पे आना है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां तक आएगा तो कई सारे एटम के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। जब ये कई सारे एटम से कोलिजन करेगा, जो हिंड्रेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस वाले टर्मिनल्स पे आ जा रहा है, मतलब इसको वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, और यही वर्क डन जो करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को यहां से और इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आने के लिए, यही वर्क डन क्या प्रोवाइड कराता है बच्चा, हीट प्रोवाइड करता है। अब आगे कह रहा है सर कॉज, कारण क्या है। ठीक है, कारण क्या है, यहां पे कह रहा है सर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि सर इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच में जो कोलिजन होता है, इससे वजह से क्या मिलता है सर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। यानी कि सर कोलिजन ही हमारे लिए क्या है सर, इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमें क्या मिलता है सर, हीट देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे यहां बता रहा है कि सर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाता है बच्चा, हीट में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए बीच में एटम्स आया, रोका, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए रोका, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इतना स्ट्रांग था कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक लाया। तो सर ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी जो है, ये क्या प्रोड्यूस कर दिया सर, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया, ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, यहां से यहां तक आ जाए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अच्छा, ये आप अपने डेली लाइफ में रेगुलर देखते होंगे कि सर अगर कोई भी फैन है, अगर फैन अगर रिवॉल्व कर रहा है,
ठीक है, अगर वो रोटेट कर रहा है फैन, ठीक है, तो लगभग 1-2 घंटे बाद अगर उसी फैन को आप टच करोगे तो आपको वो फैन जो होगा वो थोड़ा सा गर्म दिखेगा, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। जैसे कोई बल्ब हो वो आपको गर्म महसूस होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हुआ क्या है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच में क्या देखने को मिला, कोलिजन देखने को मिला, ताकि उसमें क्या मिल जाए, हीट मिल जाए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बात करते हैं सर इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं जूल जी, तो जूल जी क्या बताते हैं सर, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मैथमेटिकल नोटेशन बताते हैं कि सर किस तरीके से हीट होता है जब करंट में, जब कोई भी करंट कंडक्टर में मूव कर रहा है। जैसे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट कि सर H जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर होता है, H इज प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर। तो दूसरा क्या बोलते हैं सर, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक, एंड अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो पहले इसको एक टर्म में ले देते हैं सर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT। ठीक है, तो जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें क्या लगाना होता है सर, कांस्टेंट लगाना होता है। तो H इक्वल टू K I स्क्वायर RT। ठीक है बच्चा, ये K क्या है बच्चा, कहोगे सर K इज प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलेंगे बच्चा, जूल्स कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और बच्चा ये K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। K की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1 होती है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर मिलता है वो क्या मिलता है सर, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये बच्चा क्या हो गया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया जो बताता है कि सर किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर के बारे में पढ़ना है सर इस स्लाइड में। ठीक है, ये क्या बता रहा है सर, यही क्या है सर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक अनदर फॉर्म है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक अनदर फॉर्म है। जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या था बच्चा, ये था H इक्वल टू I स्क्वायर RT, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है कि सर जैसे हम लोग जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जब बारे में पढ़ रहे थे हमने, ठीक है, तो क्या बताया गया था कि सर जब भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स को ओवरकम करके जब पॉजिटिव टर्मिनल पास जा रहा था तो उस समय उसे क्या करना पड़ रहा था सर, उसे एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा था, और वही एक्स्ट्रा वर्क डन क्या फॉर्म करता है सर, हीट फॉर्म करता है। तो हमें वर्क डन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो बच्चा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे होता है सर V इक्वल टू W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहां से देखेंगे अगर W को अपना सब्जेक्ट बनाया जाए तो W इक्वल टू क्या मिलेगा सर, V इंटू क्यू मिलेगा। ठीक है सर, ये जो W है बच्चा, यही तो हमें वर्क डन करना पड़ा है चार्ज को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो W है यही क्या फॉर्म करेगा बच्चा, हीट प्रोड्यूस फॉर्म करेगा। और हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस है, जो हीट है वही हीट का जो एक अनदर फॉर्म मिलता है W के फॉर्म में। जैसे H इक्वल टू I स्क्वायर RT है, उसी तरीके से W भी क्या होगा सर, ये जो वर्क डन है ये भी क्या फॉर्म करेगा सर, हीट प्रोड्यूस फॉर्म करेगा, W इक्वल टू V इंटू क्यू। और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, क्यू की जगह पे आप क्या लिख दीजिए सर, I इंटू टी लिख दीजिए। तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, VIT हो जाएगा। ये भी क्या होगा सर, हीट ही तो होगा। वर्क डन क्या होता है बच्चा, वर्क डन इज ए काइंड ऑफ हीट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सर दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क डन बट द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, सो ऑल द वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अगर हमारे पास ये जो सर्किट है, अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो तो प्योरली रेजिस्टिव में अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है तो मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या देगा सर, हीट एनर्जी देगा। तो ये हो जाएगा बच्चा W इक्वल टू VIT। ठीक है, तो बच्चा अगर यहां से देखा जाए तो यहां से सर हीट एनर्जी जो कंडक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, इसके आपके कई सारे फॉर्मूले हैं। जैसे पहला जो बेसिक है वो है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। उसी तरीके से H का फॉर्मूला मिल जाएगा सर VIT। उसी तरह H का फॉर्मूला मिल जाएगा सर V इंटू क्यू। तो सर ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले के द्वारा
ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं सर, हीट निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। W भी क्या है बच्चा, हीट ही है, तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। अगर जिस तरीके से अगर हमारे न्यूमेरिकल में अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर करंट एंड पोटेंशियल दिया है तो सेकंड वाला, और ना ही करंट दिया है ना ही रेजिस्टेंस दिया है, सिर्फ चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बिहाफ पे हमें निकालना होगा कि सर किस तरीके से हीट निकलेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल के साथ, और जो न्यूमेरिकल्स हैं इसी फॉर्मूले पे बेसिस करेगा। जैसे यहां पे दिया गया है कि सर कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। तो जो गिवन पॉइंट है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट क्या है बच्चा, चार्ज है, Q इसका दिया गया है सर 96,000, ठीक है। टाइम दिया गया है सर 1 आवर, 1 आवर का मतलब क्या था बच्चा 3600 सेकेंड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया बच्चा 50 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे सर हमने हीट का क्या करना है सर, फॉर्मूला लिख देना है। जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है सर, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, जो कि जूल्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यहां पे H इक्वल टू आई स्क्वायर RT है। क्या यहां पे I कहीं दिया है, कहोगे सर नहीं। कहीं R दिया है, कहोगे सर नहीं। तो सर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था सर, H इक्वल टू था VIT, ठीक है। क्या यहाँ पे करंट है, कहोगे सर नहीं है, ये वाला भी नहीं लगेगा। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या था बच्चा, H इक्वल टू V इंटू क्यू। क्या पोटेंशियल है, कहोगे हाँ। चार्ज है, तो कहोगे हाँ। तो हम यही क्या करेंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और थर्ड वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, हीट की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या है सर, H इक्वल टू V दिया गया सर 50 इंटू 96,000, ठीक है। तो H इक्वल टू आ जाएगा 480,000, ठीक है। अब हीट की यूनिट क्या होती है बच्चा, जूल होती है, तो यहां पे लिख देंगे सर कैपिटल J। इसको दूसरे टर्म में लिखेंगे H इक्वल टू 4800 किलो जूल, यानी कि सर ये हीट का आंसर आ गया। अब रही बात बच्चा, एक सवाल आता है। सवाल ये है कि सर एक क्वेश्चन आ गया, सर आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है। क्या अगर ये वाला फॉर्मूला लगा जाए और ये वाला फॉर्मूला लगा जाए तो नहीं आएगा क्या आंसर। तो बिल्कुल बच्चा ऐसा नहीं है। आप ये फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला लगाया। अगर ये वाला भी फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें क्या करना होगा, पहले बच्चा आपको करंट निकालना होगा। करंट की वैल्यू क्या होती है बच्चा, I इक्वल टू Q बाई T होती है। तो इसमें I की वैल्यू पहले निकालिए, जैसे कि 96,000 दिया गया है, अपान में 3600 कीजिए, सॉल्व कीजिए, तब I की वैल्यू निकलेगा। उसी तरीके से जैसे ही I की वैल्यू निकलेगा तो आप ओम चला लगा के V इक्वल टू IR होता है, जिसमें से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं V बाई I के थ्रू, R की वैल्यू निकलेगा। फिर आपको इसमें पुट करना है। तो बच्चा ये थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले फॉर्मूले जब आप बोर्ड के एग्जाम में जब जाओगे तो आपको बस क्या मैटर करता है, आपके लिए सर टाइम ज्यादा मैटर करता है। तो टाइम जो सबसे कम समय में जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा रहा है वही आपके लिए क्या हो जाएगा, सबसे आसान होगा। इसीलिए बच्चा ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप कम समय में हीट का आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस वाले न्यूमेरिकल के लिए सर ये वाला आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। रही बात अगर आपको चेक करना है तो पहला और दूसरा वाला भी आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, 100% यही आंसर आएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो आर की वैल्यू दिया गया सर 20 ओम। दूसरा कह रहा है कि सर करंट आई की वैल्यू दिया गया सर 5 एम्पियर एंड कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, टाइम की वैल्यू दिया गया सर 30 सेकेंड, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग कौन सा, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ठीक है। अब यहां देखा जाए सर I की वैल्यू है, R की वैल्यू दिया गया, T की वैल्यू दिया गया, तो सर यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होगा बच्चा, H इक्वल टू I की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर, R की वैल्यू दिया गया सर 20 एंड टाइम की वैल्यू दिया गया सर 30 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, H इक्वल टू 25 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है। तो H इक्वल टू कितना हो जाए, कितना होगा, 25 दूनी 50, 50 तिहाई 150 है ना, 25 दूनी 50, 50 तिहाई 150, यानी कि 150, ठीक है। कितना आएगा सर आंसर, जूल। ये कितना हो गया सर, 15,000 जूल हो जाएगा। कि सर अगर कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और करंट 5 एम्पियर का प्रोवाइड करते हैं 30 सेकेंड के लिए, तो जो हीट जनरेट होगा इलेक्ट्रिक आयरन में वो होगा 15
1000 जूल। अगर इसी को आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आएगा 15 किलो जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस वाले न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि सर एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक है, आर की वैल्यू दिया गया सर 8 ओम एंड ड्रॉ ऑफ 15 एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू दिया गया सर 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस इन 2 आवर। टाइम दिया गया बच्चा किसमें 2 आवर, तो इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे सर एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तो भैया 1 आवर इक्वल टू होता है आपका 3600, तो 2 आवर के लिए क्या हो जाएगा, 2 आवर के लिए हो जाएगा 7200, राइट, 7200 सेकेंड। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेट एट विच, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप इन द हीटर। तो पहले हमें हीट निकालते हैं। हीट का फॉर्मूला क्या है सर, आई स्क्वायर आर टी, तो एच इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर, आई की वैल्यू दिया गया 15 का स्क्वायर एंड आर की वैल्यू दिया गया 8 एंड टाइम की वैल्यू दिया गया सर 7200, राइट। यहां देखेंगे सर एच इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इंटू, एच इक्वल टू हो जाएगा 225 इंटू 8 इंटू 7200। ठीक है सर, ये इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि कंडक्टर के अंदर इतना हीट प्रोड्यूस होगा। आगे कह रहा है कि सर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप इन द हीटर। रेट पूछ रहा है बच्चा, जहां पर भी वर्ड आ जाए रेट, ठीक है, तो रेट जो होता है उसमें क्या होता है, जहां पे भी रेट लिखा तो इसमें क्या करना होगा सर, टाइम से डिवाइड करना होगा। तो सर इसमें जो दिया गया हीट, ठीक है, ये जो जूल आया है इसी को आप क्या कर दीजिए सर, रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चा जो होगा रेट जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा सर एच बाई टी आ जाएगा, राइट। एच बाई टी, एच की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है सर 225 इंटू 8 इंटू 7200 एंड टाइम कितना है सर 7200 है, तो 7200 कर देंगे और यहाँ पे कैंसल आउट कर देंगे ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो रेट आएगा एच बाई टी, जो रेट आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा 225 मल्टीप्लाइड बाई इट्स मल्टीप्लाइड बाई 8। तो क्या होगा बच्चा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 × 5 = 40, ठीक है, और 8 दूना 16, 16 4 20, ठीक है, एंड 8 दूना 16 2 18, 1800। ठीक है, अब रही बात सर इसकी यूनिट क्या होगी, हीट की यूनिट है बच्चा जूल एंड टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो सर जो रेट होगा वो 1800 जूल पर सेकेंड होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि सर एक सेकेंड में 1800 जूल क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक हीटर एक सेकंड में 1800 जूल हीट को प्रोड्यूस करता है। तो अगर 7200 सेकंड में होगा 2 घंटे के लिए कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सर इसमें कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चा, रेट, तो रेट के लिए आप ये लगाओगे, रेट का मतलब होता है सर अपॉन में टाइम आ जाना। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अच्छा टू कंडक्टिंग वायर है और दोनों कंडक्टिंग वायर का क्या है सर, सेम मटेरियल है। बच्चा अगर सेम मटेरियल है तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन रेजिस्टिविटी अलग, रेजिस्टिविटी सेम होगी। एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। अच्छा अब इक्वल लेंथ भी बोल रहा है एंड इक्वल डायमीटर भी बोल रहा है, मतलब यहां पे सर रेजिस्टेंस भी क्या है सर, कांस्टेंट है। ठीक है, आर फर्स्ट connected in a series and then parallel in an electric circuit across the same potential difference, the ratio of heat produced in a series and parallel combination। ठीक है, अब बच्चा यहां पे 2 वायर है, 2 कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, 2 कंडक्टिंग वायर है, तो सर इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं सर, मान लेते हैं फिलहाल के लिए पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 है एंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है R2 है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अभी देखा जाएगा। R1 एंड R2 दो वायर है, ठीक है, R1 एंड R2, और इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है बच्चा, सेम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज वाले के लिए, सीरीज वाले में क्या होता है बच्चा, नेट रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, आर नेट, वो क्या होता है R1 + R2 होता है, राइट।
अब यहाँ पे कह रहा है सर इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, यानी सर रेजिस्टेंस सेम है, तो इस केस में आर नेट की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि रेजिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है बच्चा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, राइट। यहाँ पे R1 जहाँ पे लिखिए R एंड R2 जहाँ पे लिखिए R, तो आर नेट कितना आएगा बच्चा, 2R आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस 2 आ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कह रहा है सर, V है, वो भी क्या है सर, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। इसमें निकालना है बच्चा क्या, आपको हीट निकालना है। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर ऑफ फर्स्ट कंडक्टिंग सीरीज एंड देन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक। टाइम इसको मान लेते हैं सर, इसकी जो टाइम है वो है T, ठीक है। तो फार्मूला निकाल लेते हैं सर, किसके लिए, सीरीज के लिए। तो सीरीज के लिए हम H1 लिखते हैं, H1 इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT, तो H1 इक्वल टू I स्क्वायर कितना होगा, क्या I की वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ठीक है, दिया गया है, नहीं दिया गया तो I स्क्वायर लिख देते हैं, I स्क्वायर एंड R की वैल्यू दिया गया सर 2R एंड टाइम को T लिख देते हैं सर, ये हो जाएगा सर H1 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से सर अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल के लिए, ठीक है, पैरेलल के लिए आर नेट की वैल्यू क्या होती है सर, अगर दो रेजिस्टेंस है तो क्या बताए थे बच्चा, मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन, तो मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा सर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। सर रेजिस्टेंस सेम है, क्या है सर, यहां पे सर रेजिस्टेंस सेम है, तो आर नेट की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर अपॉन में 2R, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आर नेट जो आएगी वो आएगी सर R/2 आ जाएगी, नेट रेजिस्टेंस आएगा, किसके केस में सर, पैरेलल के केस में आएगा, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं सर हीट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, H2 इक्वल टू हो जाएगा सर I स्क्वायर एंड R के जगह लिखेंगे क्या बच्चा, हम लोग R/2 लिखेंगे एंड T को T लिख देते हैं, तो ये H2 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि सर H1/H2 हमें निकालना है, H1/H2 निकाल देते हैं यहां पे, ठीक है। तो H1/H2, तो H1 की वैल्यू है बच्चा कितना, I स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी अपॉन में I स्क्वायर इंटू R/2 इंटू टी। यहां देखा जाए कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं, जैसे कि I स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, T से T कैंसल आउट हो गया, एक R से एक R कैंसल आउट होगा, यानी कि H1/H2 जो आया वो कितना आया, 4 आया, ठीक है, 4/1 आया, यानी कि सर H1 रेशियो H2 कितना आएगा, 4:1 आएगा, यानी कि सर सीरीज में एंड पैरेलल में दो कंडक्टिंग वायर को यूज किया जाए तो सर सीरीज वाले केस में हीट 4 टाइम्स मैक्सिमम आ रहा है, यानी 4 गुना हीट प्रोड्यूस करेगा जब उसी दो कंडक्टिंग वायर को हम लोग किस में पुट करते हैं, सीरीज में। जब उसी कंडक्टिंग वायर को पैरेलली पुट करते हैं तो ये 1 आ रहा है। तो ये बच्चा आ गया इस वाले न्यूमेरिकल का सोल्यूशन, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा किसकी, एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बात करते हैं सर हम लोग एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या कह रहा है कि सर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड वाइडली बाय ऑल ऑफ अस इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, यानी कि सर जो ये हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, इसका जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। जैसे अभी क्या है, विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में हीटर का इस्तेमाल हमारे घरों में यूज होता है, ये भी क्या है सर, इसका एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। जैसे ये केटल हो गया, टोस्टर हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है बच्चा, ये आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन है, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। कह रहा है सर कि सर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड वाइडली बाय ऑल ऑफ अस इन आवर डे टू डे लाइफ। द केटल, हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा आर यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस एज अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड हमारा क्या था, कन्वेंशनल मेथड था हमारा, कहीं भी विंटर सीजन में कन्वेंशनल मेथड ये था कि सर हीट के लिए हम क्या करते थे, आग जलाते थे, लकड़ी का आग जलाते थे, जिससे हमें क्या मिल सके, हीट मिल सके, ठीक है। इसी चीज को हमने क्या किया सर, इलेक्ट्रिक का सहारा लिया, और इलेक्ट्रिक का सहारा लेकर हमने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाया जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। और ये सारी चीजें क्या है बच्चा, ये एप्लीकेशन है किसका, हीट प्रोड्यूस के लिए। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले स्लाइड में, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, अगले वाले स्लाइड में देखते हैं।
जैसे कि यहां पे एक दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है सर व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। ठीक है, अब रही बात सर ये है कि कह रहा है सर इलेक्ट्रिक टोस्टर है या फिर हमारे पास क्या एलॉय है। ठीक है, वो किसके बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक आयंस किसके बनाए जाते हैं सर, ये आपके एलॉय के बनाए जाते हैं। बच्चा ये एलॉय क्या होता है एंड प्योर मेटल्स क्या होता है। ठीक है, अब बच्चा जो एलॉय है आपका, ठीक है, एलॉय का मतलब क्या होता है कि सर जैसे कि आप देखते होंगे स्टील, स्टील क्या है बच्चा, ये एलॉय है ना, किसके एलॉय है, क्रोमियम के। एंड किसके एलॉय है, जो स्टील है किसका एलॉय पड़ जाता है सर, जब पहली बार एलॉय समझते हैं हम लोग क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है सर मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को क्या करें, किसी मेटल को जब मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बनाता है, एलॉय बनाता है, राइट। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर में, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चा, एलॉय यूज करते हैं, प्योर मेटल का यूज नहीं करते हैं। रीजन क्या है बच्चा, एलॉय में क्या होता है सर, जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये भी प्योर मेटल भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट एलॉय में क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द लॉ एच इक्वल टू क्या था सर, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एंड एच इज प्रोपोर्शनल टू द आर। सर जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीटिंग इफेक्ट हमें ज्यादा मिलेगा। तो सर अगर हमें हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन बनाना है तो हमें कौन सा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा, एलॉय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है प्योर मेटल से काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। तो ये आपके क्या करना होगा सर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार लिखना होगा कि बिकॉज वी नो दैट, क्या वी नो दैट कि सर एलॉय हैव अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द प्योर मेटल, दैट्स व्हाई वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज प्रोपोर्शनल टू द R। ठीक है, अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी तो H की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करें सर नाइक्रोम की। ठीक है, जैसे कि अभी एलॉय की बात कर रहे थे, ये एलॉय में जैसे आ गया सर नाइक्रोम, नाइक्रोम हमारा क्या है सर, एलॉय है। ठीक है, अब ये नाइक्रोम किसका बना होता है, ठीक है, तो जो नाइक्रोम होता है वो बना होता है सर 60% ऑफ निकल का यूज किया जाता है, 25% आयरन का एंड 15% आपका क्रोमियम का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑल द हीटिंग एप्लायंसेस कंटेन्स कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर मेड ऑफ नाइक्रोम एलॉय कॉल्ड एज हीटिंग एलिमेंट। यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट जो है वो जो वायर है उसका नाम क्या बचा, नाइक्रोम। और नाइक्रोम बना था 60% निकल से, 25% आयरन एंड 50% क्रोमियम का। ठीक है, ये हो गया। अगर हमें बनाना है क्या बच्चा, स्टील बनाना है, तो हमें क्रोमियम एंड आयरन का क्या करना होगा, मिक्सचर लेना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टील मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हमें नाइक्रोम बनाना है तो क्रोम प्लस आयरन प्लस निकल तीनों का अगर हम लोग मिक्सचर कर लेते हैं, ठीक है, तीनों का जो मिक्सचर जो बनेगा वो बनाएगा सर नाइक्रोम। ठीक है, और इस नाइक्रोम में क्या होता है बच्चा, जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, एंड एलॉय जो होता है, ये जो एलॉय है, ठीक है, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि सर ये 1000 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होती है, इसकी मेल्ट करती है। यानी कि सर ये जल्दी मेल्ट नहीं करती, प्योर मेटल जल्दी मेल्ट कर जाता है लेकिन ये जल्दी मेल्ट नहीं करेगी। इसके बाद कह रहा है इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली इवन एट 1000 डिग्री सेल्सियस। सर ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर भी ये जो आपके पास एलॉय है ये क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, ये कोरोड भी नहीं होगा, या फिर कोरोड या फिर कहो रस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, यानी ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, लो थर्मल एक्सपेंशन। सर इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो लो होता है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी, जैसे कि सपोज करते हैं कोई हमारे पास मेटल्स है लाइक आयरन, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग नाइक्रोम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है सर, आयरन का ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके पास नाइक्रोम है ये क्या होगा, जल्दी एक्सपेंड नहीं करेगा, इसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही लो होता है। ठीक है, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसकी जो एलॉय है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल का मतलब था खिंचाव होना, ठीक है, टेंस होना, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, वो
हाई होती है। ये हो गया बच्चा नाइक्रोम के बारे में। अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब यहां बोल रहा है सर इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये है आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जो कॉमनली आपको देखने को मिलता है, जो कि ये वाला पार्ट जो होता है कैप होता है, जो आपके होल्डर में क्या होता है फिट होता है। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, इसमें हम लोग एलिमेंट का यूज करते हैं। उस एलिमेंट का नाम क्या है सर? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, और ये सब क्या है सर? ऊपर से ग्लास है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो ग्लास के अंदर, इस ग्लास के अंदर कुछ गैस भरे जाते हैं। वो गैस का नाम क्या है सर? नोबल गैस। ठीक है, ये नोबल गैस किस काम के लिए यूज किया जाता है? ताकि ये जो टंगस्टन है वो ऑक्सीडाइज जल्दी ना हो पाए। ठीक है, इससे हम लोग क्या यूज करते हैं सर? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं या फिर आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, दिया क्या गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार? अगर इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आ गया, क्या दिया गया है? कह रहा है कि सर टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक अ फिलामेंट बल्ब। ठीक है, फिलामेंट बल्ब बनाने के लिए हमें टंगस्टन का इस्तेमाल करना होता है। एंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक बल्ब आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन और आर्गन केमिकली इनएक्टिव। ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, कौन से? नाइट्रोजन एंड आर्गन। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपका आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एंड दूसरी चीज और कि सर अगर ये आर्गन या फिर नाइट्रोजन यूज कर लेंगे तो सर इसमें ऑक्सीडाइज जो होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ये बोल भी रहा है, क्या कह रहा है कि सर टू केमिकली इनएक्टिव गैस टू प्रिवेंट द टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, इसे ऑक्सीडाइजिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? आर्गन एंड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? एंड इवापोरेटिंग विच इज प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द बल्ब। यानी कि सर ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, इस टंगस्टन फिलामेंट के अंदर, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं सर? नोबल गैस या फिर नाइट्रोजन या फिर आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो, ये टंगस्टन फिलामेंट आपका ऑक्सीडाइज इजिली ना हो पाए, ताकि ये लंबे समय के लिए हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब इस्तेमाल करने लायक हो जाए। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर टंगस्टन की। सर ये टंगस्टन क्या होता है? कह रहा है सर टंगस्टन यूज्ड टू मेक अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। यानी कि टंगस्टन का इस्तेमाल क्या होता है सर? फिलामेंट ऑफ बल्ब बनाने के काम आता है। ठीक है, जो कि सबसे पहले कौन बनाया था? थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब ये टंगस्टन क्या होता है सर? इस टंगस्टन में हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, टंगस्टन की हाई रेजिस्टेंस होती है। अगर टंगस्टन की अगर हाई रेजिस्टेंस है तो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, ये जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। ठीक है, लो थर्मल एक्सपेंशन, इसकी थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? कम होती है। एंड गैस यूज्ड केमिकली इनएक्टिव गैस, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट? दीज बल्ब्स आर इनएफिशिएंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पावर इज कंज्यूम एज हीट बट लाइट। ठीक है, ये क्या होता है? इनएफिशिएंट होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? ये इनएफिशिएंट का मतलब होता है, एक होता है बच्चा फ्लोरेसेंट बल्ब। ठीक है, जो आपके ट्यूबलाइट जो आती है, ये जो टंगस्टन जो होता है इसको बोलते हैं बच्चा इनएफिशिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या प्रोड्यूस करता है सर? ये हीट ज्यादा देता है। ठीक है, जिससे आपके पहले क्या होता था? 10 रुपए वाली जो बल्ब आती थी टंगस्टन वाली, ठीक है, तो इस टंगस्टन वाली बल्ब में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। और अभी के बल्ब में क्या होता है? हीट तो प्रोड्यूस होता है लेकिन उसके कंपेरिजन में कम होता है। ठीक है, तो ये होता है सर, हम टंगस्टन बल्ब का इस्तेमाल, टंगस्टन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि बल्ब बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। बस, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाले लेक्चर के साथ, पार्ट नंबर 5 में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अपने बातों को विराम रखते हैं। जय